हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हाल ही में एक लिटरेरी फेस्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग, और एंड में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि रहने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। अब ये जो हम प्रीवियस ईयर्स डिस्कस करेंगे ये हम नवोदय विद्यालय का जो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसके करेंगे। क्योंकि नवोदय से ही 99% हमारा सिलेबस EMRS का TGT PGT मिलता है। और बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं क्या ये JSA के एग्ज़ाम के लिए, हाउस वार्डन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो देखिए, अगर आपके सिलेबस में गिवन है कि करंट अफेयर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो ये वीडियो आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितनी TGT PGT एस्पिरेंट्स के लिए है। सो इस वीडियो से आप ज़रूर एंड तक बने रहिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इम्पॉर्टेंट थिंग और एनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में पहले हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि रहने वाले हैं रिलेटेड लिटरेरी वर्क से। लिटरेरी वर्क का मेरा ये मतलब है लिटरेचर के वर्क से। सो अभी ये फेस्टिवल हुआ है एक नेपाल में जो कि लिटरेरी फेस्ट था। मतलब सारे उस फेस्ट में, फेस्ट का मतलब फेस्टिवल, सारे उस फेस्ट में राइटर्स, लेखक, ये सब लोग ही आए थे और इसी फेस्टिवल के अंदर उन्हें अवार्ड्स दिए गए हैं। सो इसलिए हमारा जो मेन फोकस है वो एडुकेशन करंट अफेयर्स पे है फॉर EMRS, राइट। जीके में जीके भी है इम्पॉर्टेंट स्टैटिक, बट मेन एडुकेशनल करंट अफेयर्स। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अभी शुरू की 3-4 स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे किन किन लोगों को अवार्ड्स दिए गए और उनकी कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट बुक्स है, बिकॉज बहुत ज़्यादा नहीं है। और एंड में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर अभी EMRS का तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, बट NVS के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स क्या आए थे, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी तरीके से आपको इस एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं। सो जो ये फेस्टिवल हुआ है ये साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में हुआ है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे साउथ एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी थी जो इसमें प्रेजेंट थी। सो सबसे पहले हम मेन चीज़ डिस्कस करते हैं, कहाँ हुआ है ये? काठमांडू, कलिंगा, नेपाल में, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ये साउथ एशिया लेवल पे हुआ है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन कौन सी कंट्रीज़ है, आप थर्ड लास्ट लाइन में देख सकते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ठीक है। दे शोकेस द डाइवर्सिटी एंड रिचनेस ऑफ साउथ एशियन लिटरेचर एंड आर्ट्स। सो बेसिकली जो ये फेस्टिवल था इसका जो मेन मोटिव था वो था कल्चर एक्सचेंज, ठीक है। अब कल्चर एक्सचेंज, कल्चर क्या होता है? मतलब संस्कृति, ठीक है। तो एक कल्चरल एक्सचेंज काइंड ऑफ फेस्टिवल था, बट बेसिकली इसको जो प्रमोट किया है वो लिटरेरी वर्क्स, मतलब अपनी राइटिंग के वर्क्स के थ्रू प्रमोट किया है। अब कंट्रीज़ हमने डिस्कस कर ली, कौन सी जगह हुआ, 3 दिन का था। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि किस किस को किस बुक के लिए प्राइज़ दिया गया, तो ये हमें डिस्कस करना है अभी। सो इस फेस्टिवल में ये जसवी बुक प्राइज़ दिए हैं, ठीक है। ये जसवी बुक प्राइज़, एक ये बुक प्राइज़ है किताब के लिए। सो बेसिकली जो सबसे पहले जिन्हें अवार्ड दिया है, बहुत से लोगों को नहीं दिए गए, तो इनके नाम हम इजीली याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्राइज़ नहीं मिला है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो आप 4-5 ही नाम है आपको याद हो जाएंगे। सो विवेक ओझा सबसे पहला नाम है जो हमारा, इनको मिला है फिक्शन वर्क एथान के लिए, ठीक है। एथान इनके काम का नाम है, इनकी किताब का नाम है एथान, और किसको मिला है? विवेक ओझा को। फिर दूसरे नंबर पे ये प्राइज़ मिला है डॉक्टर नवराज केसी को। कौन सी किताब के लिए मिला है? सुन्यक्को मुल्या के लिए। आपको राइटर और उनके काम दोनों का ही आपको नाम याद रहना चाहिए, कौन से राइटर को कौन सी किताब के लिए मिला है। देन नेक्स्ट है रेणुका GC। अब इन्हें किसके लिए मिला है? इन्हें मिला है सानेश के लिए। इनकी किताब का नाम है सानेश।
चौथे नंबर पे मिला है डॉक्टर महेंद्र मल्ला को, पोइट्री के लिए मिला है, ठीक है, इनकी कविताओं की कलेक्शन के लिए। और इनकी कविता का कलेक्शन का नाम क्या था? भसको बकपत्रा। नेक्स्ट है गोविंदा गिरी प्रेरणा को मिला है, और कौन सी काम के लिए? सुश्री परिजात, ये एक बायोग्राफी है। देन लास्ट है अनुराधा, इनको दिया गया है चिल्ड्रंस लिटरेचर के लिए। चिल्ड्रंस लिटरेचर मतलब जो बच्चों के लिए किताबें लिखी जाती है, इनको उस कैटेगरी में मिला है। और इनकी किताब का क्या नाम है? छमछको छमछमी इनकी किताब का नाम है। सो एंड का ही नाम है ये अनुराधा, आप इनके काम का देख सकते हैं, व्हाट्स द नेम, छमछको छमछमी, आई डोंट नो व्हाट डज दैट मीन, बट हाँ, ये कुछ 5-6 कैटेगरीज है जिसके अंदर इन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। सो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है यशस्वी साहित्य सम्मान। अभी हमने क्या डिस्कस किया? बुक प्राइज। अब ये सम्मान मतलब ऑनर किया गया है, इनको प्राइज नहीं मिला बट इन्हें सम्मान दिया गया है। अब जो सम्मान हम देते हैं उनके ओवरऑल वर्क के लिए, ठीक है, किसी एक किताब के लिए किसी को सम्मान नहीं दिया जाता, उनके पूरे लिटरेरी मतलब उनकी जो पूरी राइटिंग्स है उस काम के लिए उन्हें सम्मान दिया जाता है। तो प्राइज़ तो हम एक बुक को देते हैं, तो इसलिए हमने जो पहले डिस्कस किया वो सम्मान नहीं थे, वो बुक मतलब वो प्राइज़ थे अलग अलग बुक्स के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे यशस्वी साहित्य सम्मान। ये सिर्फ 4 लोगों को ही मिला ये सम्मान। सो जो पहला नाम है वो है प्रोफेसर अवधेश प्रधान। नेक्स्ट ये मिला है दिव्या दत्ता को। थर्ड मिला है प्रोफेसर माधव प्रसाद पोखरियाल को। एंड जो लास्ट नाम है वो है एक एक्ट्रेस मनीषा कोइराला। मनीषा कोइराला भी एक राइटर है, वो पहले एक्ट्रेस थी, अब ये राइटर हैं। सो इन 4 लोगों को यशस्वी सम्मान मिला है, और ऊपर जो अभी हमने 6 लोगों का नाम डिस्कस किया है उन्हें यशस्वी प्राइज़ मिला है। अब आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि यशस्वी बुकर प्राइज़ ये कौन से फेस्टिवल में दिया गया। तो हमने सबसे पहले इस फेस्टिवल का हमने नाम डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। सो क्या नाम है? काठमांडू कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल। कहाँ हुआ ये? नेपाल में। सो अब हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एनवीएस के टाइम पे पूछे गए थे, ठीक है। नवंबर दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम्स हुए थे एनवीएस के। सो सेम सिलेबस था, उसमें भी बहुत क्लियरली मेंशन था एजुकेशनल करंट अफेयर्स। बट इससे पहले भी मैं आपको एक वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे लेकर आ चुकी हूँ करंट अफेयर्स से। सो आपको आइडिया लग गया होगा, आपने देखी होगी तो आपको आइडिया लग गया होगा। सिर्फ एजुकेशन करंट अफेयर्स नहीं थे, बट जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनसे भी क्वेश्चन देखे गए थे पेपर में। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मोर ओवर इससे पहले मेरी करंट अफेयर्स पे, एजुकेशन करंट अफेयर्स पे 14 वीडियो आ चुकी हैं, तो अगर अभी तक आपने वो भी नहीं देखी है सो वो भी आप देख सकते हैं, उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉलिसी विच एम्स एट क्रिएटिंग अ सेफ, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट इकोसिस्टम इन इंडिया? सो हमारा क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो कि एम करती है, जो कि फोकस करती है सेफ, इजीली हमें मिल सके, अफोर्डेबल मतलब ज़्यादा महंगा नहीं, सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट सिस्टम, ठीक है। सो ऐसी कोई पॉलिसी है जो कि प्रॉमिस करती है, जो कि एम करती है कि हमें स्पोर्ट्स इकोसिस्टम जो कि सेफ है, एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है एंड सस्टेनेबल है, हमें इंडिया में मिल सके। सो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। द एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022, सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022, द नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022, या फिर 4th ऑप्शन द नेशनल सेफ एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन 3, दैट इज द नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022।
सो अगर आपको याद हो, जब मैंने पिछली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करे थे तो मैंने आपको जनरल एनालिसिस बताया था। वो क्या था? ठीक है, एडुकेशन से ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, नो डाउट, बट जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि ये 2022 में ही ये पॉलिसी आई है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ हैं न्यू उनसे भी क्वेश्चन देखने को आए हैं एग्ज़ाम में। पिछले प्रीवियस ईयर में भी जो मैंने इससे पहले करवाया था उसमें भी पॉलिसीज़ से क्वेश्चंस थे, अगर आपने ध्यान दिया हो। और इसमें भी देखो, पहला क्वेश्चन ही यही है हमारा। सो द नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 ऐसा इकोसिस्टम, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रॉमिस करती है जो कि सेफ है, एक्सेसिबल है, सस्टेनेबल है। नेक्स्ट, who are the recipients of the Nobel Prize in Chemistry in 2021? सो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है, बट आप देखो कौन से ईयर का पूछा गया है, 2021 का। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में 2021 में किसे मिला था, ठीक है। सो अगेन 4 ऑप्शंस है हमारे पास, मैं चारों ऑप्शंस नहीं रीड करूंगी। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2, दैट इज बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। सो आप आइडिया लगा सकते हैं नोबेल प्राइज से क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक और चीज़, नोबेल प्राइज से ना हर पेपर में एक क्वेश्चन आया था। अब जैसे इसमें केमिस्ट्री, अभी जो मैंने देखा है, जो इस पीपीटी में डाला है इस वीडियो में, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। किसी और सब्जेक्ट में, इंग्लिश लिटरेचर में किसे मिला नोबेल प्राइज, ये क्वेश्चन आया था। और एक और क्वेश्चन था नोबेल प्राइज में, आई डोंट नो टीजीटी या पीजीटी, किसी सब्जेक्ट इंग्लिश में आया था आई गेस, कि नोबेल प्राइज इन पीस वो किसको मिला है। सो नोबेल प्राइज से हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। सो पिछली बार 2021 के पूछे गए थे, तो अब आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग गया कि अगर आपसे पूछे जाएंगे तो 2022 के पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगर हमारा एग्ज़ाम लेट होता है तो अगर 23 के नोबेल प्राइज़ तब तक आ गए तो हमें 22 और 23 दोनों के ही पढ़ने पड़ेंगे। अभी तक आप अभी तैयारी कर रहे हो तो अब 22 के नोबेल प्राइज़ विनर्स की आप लिस्ट बना के रख सकते हो। सो अभी हमने डिस्कस किया था 2021 के, तो जल्दी से देख लेते हैं कि 22 में किसको मिला था केमिस्ट्री में। सो 3 लोगों को मिला था 2022 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़। मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर रखे हैं इन तीनों के नाम। पहला नाम है कैरोलिन आर बर्तोजी, सेकंड नेम है मॉर्टेन पी मेल्डल, थर्ड नेम है कार्ल बेरी शार्पलेस। सो ये 2022 को इन तीनों को मिला है। नेक्स्ट, who among the following won the Australian Open Women's Singles title 2022? सो क्वेश्चन देखो स्पोर्ट्स से भी आया है। जो इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर करवाया था उसमें क्या था क्वेश्चन, फाइड चेस चैम्पियनशिप विमेन में किसको दिया गया है। जहाँ तक मुझे याद है वो यही क्वेश्चन था। और अभी भी हाल ही में फाइड चेस चैम्पियनशिप हुई है और इंडिया को सिल्वर मेडल मिला है, तो वो आपको नाम अच्छे से पता होना चाहिए। इसका मैं नेक्स्ट जब भी मैं करंट अफेयर करवाऊंगी वो मैं ये क्वेश्चन ज़रूर करवाऊंगी, बिकॉज स्पोर्ट्स से ना अगेन हर पेपर में एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आया ही है। पिछली बार भी नीरज चोपड़ा को कोई प्राइज़ मिला था, गोल्ड ही मिला था आई रिमेंबर, मुझे कौन से उसमें मिला था ये नहीं याद, बट इस बार भी मिला है। तो अगेन ये मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि जो भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स के, तो एक बारी आप उस पर भी नज़र मार लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन आया ही है। पिछली बारी मैंने प्रीवियस ईयर में चेस से डाला था, अभी मैंने ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन सिंगल्स से डाला है, ठीक है। एनवीएस में ही पूछा गया है, ऑल तो बहुत क्लियरली मेंशन था, एडुकेशन करंट अफेयर्स आएंगे। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन सिंगल टाइटल 2022 किसे मिला है। 4 नाम है, 4 ऑप्शंस है हमारे पास, और जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है एशले बार्टी, ठीक है। सो एशले बार्टी को ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन सिंगल्स का टाइटल मिला था 2022 में।
अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं, कैसी वीडियो लगी है। इस बारी अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया तो ज़्यादातर चांसेस है कि 2023 के पूछे जाएंगे, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। सो इस बारी ये चैम्पियनशिप हो गई है, ठीक है। तो 2023 में किसको मिला है ये? अभी हमने 2022 की बात करी थी। 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स वुमेन में किसको मिला है? अरियाना सबालेंका को, ठीक है। और इन्होंने किसको हराया था? एलेना रेबेकिना, ठीक है। एलेना रेबेकिना को इन्होंने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू coordinate research funding with other funding agencies and work with scientists, engineers, and other academics to ensure the synergy of purpose and avoid duplication of efforts as per the NEP 2020. बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं क्वेश्चन समझाती हूँ। NEP 2020 के अंदर ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन खोली गई है जो कि कोऑर्डिनेट करेगी रिसर्च और फंडिंग को, ठीक है। सो अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं, मैंने NEP पे भी 2 से 3 वीडियोस डाली हैं और करंट अफेयर्स पे भी डाली हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने NEP 2020 में ये क्वेश्चन डिस्कस किया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन खोली है रिसर्च के लिए जिसमें साइंस के अंदर रिसर्च करी जा रही है। अगर आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था स्टेम की, बच्चे स्टेम ले, ठीक है। स्टेम क्या है ये भी बताया था कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स ले कि आगे जाके वो भी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स बन पाए। सो बेसिकली ये उस वैसा ही क्वेश्चन है, सेम ऑर्गेनाइजेशन है, बस थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है। सो सिंपल लैंग्वेज में NEP 2020 ने NEP 2020 के अंदर ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन खोली गई है फॉर रिसर्च? सो 4 ऑप्शंस है हमारे पास। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड ऑप्शन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, या फिर फोर्थ ऑप्शन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। मुझे याद है ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। नेक्स्ट, which of the following ministries took the initiative of Atal ranking of institutions on innovation achievements? ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? ARIIA। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ARIIA की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है ये अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन और ये इनोवेशन कमीशन है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने खोली है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इस इंस्टीट्यूशन को। सो 4 ऑप्शंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, थर्ड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर फोर्थ ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन मैंने NVS के टाइम पे भी आई रिमेंबर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई थी एजुकेशन करंट अफेयर्स पे, तब मैंने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन और ये देखो एग्जाम में भी आया। सो जो ये अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा खोली गई थी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस बेसिकली ये है क्या, ये ना टॉप 10 सेंट्रल एंड टॉप 10 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को डिसाइड करती है इंडिया में। सो जो अभी हमारी अटल इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग है, हमारा जो इंडिया में सबसे बेस्ट नंबर 1 पे सेंट्रल लेवल की कौन सी यूनिवर्सिटी है, इसके अकॉर्डिंग अटल रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो है IIT मद्रास, ठीक है। और स्टेट में हमारी कौन सी नंबर 1 पे यूनिवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू दिस अटल इंस्टीट्यूशन ऑफ, जो भी इसका नाम है क्या है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट, इसके अकॉर्डिंग जो स्टेट में सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी। सो अब ये दोनों भी याद रखना, सेंट्रल की कौन सी है? IIT मद्रास,
और स्टेट में कौन सी है? पंजाब यूनिवर्सिटी। और ये किसके द्वारा खोली गई है? कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे इंट्रोड्यूस किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पुराना नाम क्या था? हाल ही में इसका नाम चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ है। मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया है एनईपी की वीडियो में भी, और करंट अफेयर्स की जो मैंने 14 वीडियोस बनाई हैं उसमें भी 1-2 बार मैंने ये क्वेश्चन बातों बातों में या फिर एक क्वेश्चन के थ्रू भी डिस्कस किया है। सो अगर आपको याद है मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं याद तो ज़रूर गूगल करके देख लीजिए कि इसका पुराना नाम क्या था, तब आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2022 इंडिया विल बी कंडक्टिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेज युद्ध अभ्यास विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सो 2022 में इंडिया युद्ध अभ्यास कौन सी कंट्री के साथ करेगा? तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, जापान, यूएसए, चाइना या फिर पाकिस्तान। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो क्या है? सेकंड ऑप्शन, दैट इज यूएसए। सो इस बार भी यूएसए के साथ ही युद्ध अभ्यास करेगा सितंबर मिड में, ठीक है। और लास्ट ईयर ये क्वेश्चन देखो हटके है, बट इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था तब भी, सितंबर अक्टूबर में तब भी हुआ था युद्ध अभ्यास, इसलिए आपको दिसंबर के एग्जाम में देखने को मिला। सो अब आप इन क्वेश्चन से एनालाइज कर सकते हैं कि आपको पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चंस कैसे देखने को मिल सकते हैं। देखो डेफिनेटली ज़्यादा क्वेश्चंस तो एजुकेशन से रिलेटेड ही आएंगे क्योंकि वो क्लियरली मेंशन्ड है, बट आपको बाहर से भी जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं स्पोर्ट्स के, या फिर लिटरेरी वर्क, या फिर किसी को प्राइज़ मिला है इम्पॉर्टेंट, और क्या कहते हैं नोबेल प्राइज़ स्पोर्ट्स में, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट पॉलिसी आई है तो आप उनके बारे में भी एक बार ही देख लेना, ओवरव्यू ले लेना। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, मोर ओवर कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।